हमें बड़ा अच्छा लगा, पढ़ना भी नहीं पढ़ना और घूमने फिरने का काम है। फिर जब हम बॉय स्काउट बने तो फिर हमने कोह पेमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी और इसके बाद तैराकी उसमें हिस्सा लिया। कि मैंने ईरान, तुर्की, बुल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और दीगर कई मुल्क देखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुल्क पाकिस्तान है। मुझे माड़ाकूटा 150 किलोमीटर तक, तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक मुझे दूर दराज जंगल में लेके गए और मेरे दोनों हाथ बांध दिए, एक टांग साथ बांध दी और मुझे इतना मारा कि अपनी तरफ से मार के चले गए। तो स्कूल का ज़माना ख़त्म हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ पैदा हो गया। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूँ आपके होस्ट राबिया अली। इस वक्त मेरे साथ ऐसे इंसान, ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने सिर्फ 40,000 रुपये में 40 से ज़्यादा ममालिक की सैर की है। ये कैसे मुमकिन हुआ? उन्होंने इतने कम पैसों में इतने ज़्यादा मुल्कों की जो है सैर की है। इस सफ़र में उन्हें कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये कैसे उन्होंने मुमकिन किया, ये कहानी हम जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना पहले तारुफ करवाएं, अपना नाम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मकसूद अहमद चगताई है और मैं बाई प्रोफेशन टूर ऑपरेटर हूँ। हमारे पास फॉरेन टूर, लोकल टूर, ट्रांसपोर्ट, होटल बुकिंग, एयर टिकटिंग, वीज़ा प्रोसेस। मैं अब 6 साल पहले वाइस प्रेसिडेंट रिटायर हुआ हूँ एक मुकामी बैंक से। मैं ज़्यादा अर्सा ऑर्डर एंड इंस्पेक्शन में रहा हूँ और कराची से पेशावर तक ऑर्डर के लिए जाता रहा हूँ। तो दूसरा जो आपने पूछा सवाल 40,000 में 40 मुल्क कैसे देखे, तो ये एक तवील दास्तान है और इसमें एकदम बंदा काम नहीं करता, बल्कि उसकी एक ग्रेजुअली एक तरह की ग्रोथ होती है, तालीम और तरबियत होती है, तभी वो जो है ना काम करता है। तो आपने कब स्टार्ट किया था, कितना अरसा हो गया और कैसे स्टार्ट किया? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। असल में जो थे ना मेरे वालिद साहब वो रेलवे में थे, तो उनको ना फ्री पासेस मिलते थे। तो लोग जो जाते हैं मरी, तो हमें फ्री पास क्योंकि मिलता था, हम स्टूडेंट थे जब, तो फिर हम ना कराची जाते थे, कोयटे जाते थे। तो इसके अलावा मेरी वालदा जैसे वो टीचर थी, मेरी वालदा भी बड़ी जिंदा दिल थी। तो किसी साल अगर वो होते ना साल में 3 पास मिलने हैं, तो कहती थी कि भाई आप ना हमें ना पास को इस्तेमाल करना चाहिए, ज़ाया ना हो। तो इसलिए हम कराची और कोयटे और इस तरह लगातार जाते रहते थे। तो ये तो हो गया यानी कि मेरे पेरेंट्स के वाले से। तो दूसरा जो है ना बात वो होती है, इस वजह से आपके अंदर ट्रैवलिंग का जो है शौक जो है वो पैदा हुआ। ट्रैवलिंग का शौक भी पैदा हुआ और ट्रैवलिंग का शऊर भी पैदा हुआ। तो आपने सही असेस किया है कि मुझे पेरेंट्स की तरफ से ये मिला कि उनको शौक होता था घूमने फिरने का, तो मुझे भी मैंने वो विरासत में मुझे शौक मिला ये घूमने फिरने का। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ कि 40,000 में जो है आपने 400 मुल्कों का सफ़र किया, ये कैसे स्टार्ट हुआ? आपको आपका जवाब देने से पहले थोड़ा सा बताता हूँ बैकग्राउंड कि एक आयत करीम है, कुल सीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल सीरो फी लर्ज़, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि दुनिया की सैर करो। तो मैं रंगमहल मिशनरी स्कूल पढ़ता था, ये बना था 1849 में। तो इसका जो फाउंडर था उसका नाम था फोर्डमैन क्रिश्चियन। तो उसने तमाम क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा उसकी सर्विसेज है और उसने लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल बनाए। तो हमारे स्कूल में एक तो तालीम बड़ी अच्छी थी, दूसरा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी। तो एक ये हमारा टीचर है, तो उन्होंने पूछा कि कौन से लोग ना बॉय स्काउट बनना चाहते हैं। तो फिर ये जो यूनिफॉर्म मैंने पहना हुआ है थोड़ा सा मैं इसके मतलब बताना चाहता हूँ। ये जो बॉय स्काउट और गर्ल गाइड्स और गर्ल स्काउट ये दुनिया की मकबूल तरीन तंजीम है, मकबूल तरीन तंजीम है और ये 200 मुल्कों में 10 करोड़ से ज़्यादा बॉय स्काउट, गर्ल गाइड और गर्ल स्काउट है। जब हम ये यूनिफॉर्म पहनते हैं, ये देखें इसका ना सिंबल ये ऐसे बना हुआ है, ये प्रोमिस का है। और ये जो पहला किसी स्कूल का है या किसी इदारे का है? मैं वही बताने जा रहा हूँ। ये ना बॉय स्काउट तहरीक है, ये पूरी दुनिया में है और ये NGO सम्मेलन है। तो ये जो दाएं तरफ बैज लगा है ना, ये ब्रदरहुड का है, ये आर्मी भाईचारे का, स्काउट का भाई होता है। और दूसरा जो बैज है ना वो आप देखते हैं कि ये जो बैज है ये स्काउट लीडर। तो इस तंजीम से मुंसलिक हुए आपको कितना अरसा हो गया? मैं वही बताना चाह रहा था। 5वीं जमात में थे तो हमने ना हमारे टीचर है, उन्होंने कहा आप में से कौन लोग बॉय स्काउट बनना चाहते हैं। तो हमने कहा मैं स्काउटिंग के मतलब कुछ बताएं। उनके स्काउटिंग में साइंस ऑफ वोटिंग, अब शहर से बाहर जाए, कुदरत का मुशाहदा करें। तो हमें बच्चे थे लेकिन फ़ौरन हमारे दिन में सर पढ़ाई का क्या बनेगा। तो हमने कहा, उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, आपकी ना हाजिरी लग जाएगी। हमें बड़ा अच्छा लगा, पढ़ना भी नहीं पढ़ना और घूमने फिरने का काम है। फिर जब हम बॉय स्काउट बने तो फिर हमने कोह पेमाई, हाइकिंग, कैंपिंग, तैराकी, कश्ती रानी और इसके बाद तैराकी उसमें हिस्सा लिया। तो स्कूल का ज़माना ख़त्म हो गया तो मुझे घूमने फिरने का शौक़ पैदा हो गया। जो हमने सवाल पूछा उसकी तो बचपन में सिर्फ आप घूमते फिरते रहे, पढ़ाई नहीं की? नहीं माशाल्लाह मैंने पढ़ाई में भी बड़ा होशियार था। मैंने मैट्रिक जो थी वो फर्स्ट डिवीजन के साथ की, फिर FSC की, फिर BA किया, फिर मुझे जॉब मिल गई। फिर साथ साथ जॉब के साथ साथ
میں پڑھتا گیا, میں انگلش کیا, میں کا ڈپلوما کیا. اس کے علاوہ میں نے امریکہ سے بھی کچھ کورسز کیے, سول ڈیفینس کی بھی ٹریننگ لی, بوائز کور کی بھی ٹریننگ لی. تو آپ چین کس طرح گئے؟ وہ کسی تنظیم کے تھرو گئے تھے یا آپ نے پیسے جمع کیے تھے؟ اصل میں نا یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بائی ایئر سفر ہوتا ہے کافی مہنگا ہوتا ہے, بائی روڈ کا سستا ہوتا ہے. میں نے بائی روڈ سفر کیا تھا بس کے ذریعے, تو بڑے تھوڑے پیسے پہلے 3 چین بس کے ذریعے گئے آپ؟ جی بائی روڈ نا 3 کے بس کے ذریعے گئے تھے. 89 اور 91 2 دفعہ, کیونکہ دوسرے دور دراز کے علاقے دیکھے. پھر 93 میں پاکستان سے لے کر انگلینڈ تک بائی روڈ سفر کیا. تو لندن جانے کے لیے میں بس پہ بیٹھا تھا, لاہور سے صادق آباد کشمور کے راستے کوئٹہ, کوئٹہ سے تفتان, وہاں سے ایران میں داخل ہوتے ہیں. پہلا شہر زاہدان ہے, کافی سفر کریں تو قم اعظم صومہ کی زیارت ہے, زیارت کا شرفہ طلبہ. تہران پہنچ جس کا دارالحکومت ہے, لوگ بڑے ویل بیہیوڈ ہے, مرسیڈیز گاڑیاں چلتی ہیں. اس طرح ایران کے بعد ترکی, بلغاریہ, رومینیا, ہنگری, فرانس, جرمنی, انگلینڈ میں 1.5 ماہ رہا. سیر و سیاحت کی وہاں پہ نہیں رکا کے چل پڑا. ڈنمارک, سویڈن, ناروے, بیلجیم, ہالینڈ, سوئٹزرلینڈ. تو 20-22 ملک میں نے جاتے ہوئے دیکھے اور 20-22 ملک آتے ہوئے دیکھے, کیونکہ میں نے راستہ بدل لیا. ایک حدیث نبوی ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھنے جائیں تو ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملیں گے. تو ٹریولر جو سیاحت کے لیے شوقین ہیں ان کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ علاقے کو دیکھ سکیں. تو آپ کو سفر میں کون کون سی مشکلات جو ہے وہ پیش آئی؟ کن کن مشکلات کا آپ نے سامنا کیا؟ ہاں, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. اس میں کئی دلچسپ واقعات ہے, کئی لرزہ خیز واقعات ہے. تو جب میں بلغاریہ سے رومینیا جا رہا تھا تو مجھے نا یعنی کہ وہاں پہ ٹرینوں کی ہڑتال تھی, تو وہاں پہ نا ٹرین کے ذریعے نہیں جا سکتا کیونکہ ٹرین کا سب سے زیادہ محفوظ ہے. جب میں ٹرین کے ساتھ نہ جا سکا تو پھر جانے میں نے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا میں کیسے جاؤں. تو مجھے 2 لوگ ملے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم رومینیا جا رہے ہیں. میں ان کے ساتھ چل پڑا. جو اجنبی ہوتا ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ جو جس سے وہ پوچھ رہا ہے راستہ آیا وہ اس کے رہبر گئے یا ریزیڈنٹ ثابت ہوں گے, وہ تو وقت بتائے گا. جو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ ریزیڈنٹ ثابت ہوئے, انہوں نے موقع پا کر مجھے ماڑا کوٹا 150 کلومیٹر تک, تقریباً 1.5 کلومیٹر تک مجھے دور دراز جنگل میں لگے گئے. انہوں نے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے, ٹانگ ساتھ باندھ دی اور مجھے اتنا مارا کہ اپنی طرف سے مار کے چلے گئے. تو جناب کہ میں کرالنگ کر کے نا ایک محفوظ جگہ تک پہنچا. وہاں پہ ان کا جو ہائی وے تھا وہاں تک پہنچا. وہاں کچھ لوڈر جا رہے, رات کا وقت تھا. تو میرا پوزیشن ایسی تھی کہ دونوں ہاتھ میرے پیچھے بندھے ہوئے تھے اور ایک پاؤں بھی پیچھے باندھا ہوا تھا. تو مجھے نظر نہیں آ سکتا تو صرف دایاں میں پاؤں اٹھا سکتا تھا. تو وہ پھر میں نے نا وہ پاؤں اٹھایا تو ایک بہت 2-3 پہلے بسیں گزری ہیوی ڈیوٹی, انہوں نے روکا. پھر ایک لوڈر گزر نے روکا. میرے ہاتھ پہ نا رسی اتنی مضبوطی سے باندھی تھی کہ میں نے چھڑانے کی کوشش کی نہ چھٹی, بلکہ الٹا میرا خون سارا رکنا شروع ہو گیا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرا ہاتھ کھول لیں, اور میرے ہاتھ کھول لے. پھر وہ ایک جگہ قریبی تھانہ تھا اوڑنا ویٹ تھا. کتنا عرصہ آپ اس اذیت میں رہے؟ تقریباً 1.5-2 گھنٹے میں, مجھے تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا, لیکن وہ تقریباً 3-4 گھنٹے گزر گئے. تو وہ پھر نا وہ مجھے قریبی تھانے لگے گئے. تو قریبی تھانے میں ڈاکٹر نے مجھے دیکھا, تو میں انسپیکٹ کیا تو اس نے مجھے کہا ہو مچ فنگر. تو میں نے اشارے سے کہا 2. پھر اس نے دوبارہ مجھے پوچھا ہو مچ فنگر, میں نے کہا 3. تو میں نے دل میں سوچا کہ یہ مجھے کیوں پوچھ رہا ہے. تو اس کو تو میں کچھ نہ کہہ سکا. تو اس نے کہا واش یور فیس, اپنا چہرہ صاف کریں. جب میں بیسن پہ پہنچا وہ سامنے آئینہ تھا تو میں نے دیکھا کہ میری ساری شرٹ خون سے پڑی ہوئی ہے, میرے منہ پہ بھی خون ہے اور میری آنکھوں میں بھی خون ہے. یعنی کہ وہ سمجھا کہ شاید کچھ پتہ نہیں صحیح نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا, اس طرح مجھ سے پوچھ رہا تھا. جو آپ نے سوال پوچھا تھا کوئی لرزہ خیز واقعہ, تو یہ میرے ساتھ لرزہ خیز واقعات پیش آیا. تو کوئی خوشگوار واقعہ اور سب سے خوبصورت آپ کو کون سا ملک لگا؟ ہاں, یہ آپ نے دونوں سوال بڑے اچھے پوچھے ہیں کہ میں نے ایران, ترکی, بلغاریہ, رومینیا, ہنگری, فرانس, جرمنی, انگلینڈ اور دیگر کئی ملک دیکھے ہیں, لیکن سب سے زیادہ خوبصورت ملک پاکستان ہے. ایک ملک کے ایک کنارے سے داخل ہوا اور اس ملک کے دوسرے کنارے سے باہر نکلا. تو یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت زیادہ ٹریولنگ کی. تو میں پوری ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ سوئٹزرلینڈ سے زیادہ خوبصورت ترکی ہے, اس کا لینڈسکیپ بہت خوبصورت ہے. اور میں جو آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں, ترکی سے زیادہ خوبصورت ملک ہمارا ملک پاکستان ہے. خاص طور پر آپ دیکھیں ناردرن ایریا بڑے خوبصورت ہیں. تو آج کل جو ہے نوجوان نسل, ہر بندے کو ٹریولنگ کا بہت شوق ہوتا ہے. اگر وہ بھی چاہے کہ بہت کم پیسوں میں زیادہ سفر کریں تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ ہاں جی, اس طرح سے ہمارے پاس نا ایک تو سروسز ہے جو ایلیٹ کلاس ہے, ان کے لیے تو ہم نے ہوٹل وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتی ہے. ہمارا جو ادارہ ہے ایکسپلور اینڈ ٹورزم سروسز. اور جو لوگ سستا سفر کرنا چاہتے ہیں ہمارے بوائز اسکاؤٹ بن سکتے ہیں, گرل گائیڈ بن سکتے ہیں, گرل اسکاؤٹ بن سکتے ہیں. یہاں پہ ممتاز دانشور. کتنا پیسہ لگے گا اگر جو آپ کی تنظیم
से मुंसलिक हो और जी। सफ़र करें, कितने पैसे लग सकते वो हैं? फार्मूला वही है जो मैंने अभी बताया सारा, कि भाई हम क्योंकि जब बाई रोड सफ़र करते हैं तो सस्ता सफ़र होता है, वो बड़ा जो है वो बहुत कम होता है। जिस तरह मैंने 40,000 में 40 मुल्क देख लिए, इस तरह लोकली भी बड़ा कम है। तो सफ़र आप बाइक पर करते थे या पैदल जाते थे? हाँ, वो मैंने हर तरीके से तैयार किया। अब हम कोस्टर पे जाते हैं, बाई एयर जाते हैं, वो इससे कहीं ज़्यादा महंगे हैं, तो उसकी निस्बत मोटरसाइकिल सस्ती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इसके अलावा आप ट्रैवलर भी हैं, आप मुसन्निफ़ भी हैं, आपने काफ़ी किताबें लिखी हुई हैं, तो किताबों के बारे में बताएं, उसका मजमून क्या होता है? सफ़रनामे होते हैं या इसके अलावा अदबी, इल्मी क्या होता है? अपनी किताबों के बारे में भी मैं आपके बताएं। बात का तफसील से जवाब देना चाहता हूँ। पहले मैंने कभी लिखने का नहीं सोचा था, क्योंकि जब मैंने पूरा यूरोप का सफ़र किया, बड़ा कम खर्च कर किया, तो फिर मुझे ना मैंने साथ साथ पॉइंट लिखता गया। तो मेरा नाम है मकसूद, तो मेरी जो पहला सफ़रनामा था वो है गोखरे मकसूद। फिर पूरी मैंने डिटेल बताई कि मैं कहाँ से कहाँ सफ़र किया, कितने पैसे खर्च हुए, कौन कौन सी जगह देखे। जब मैंने बताया कि मैंने तो बड़ा कम थोड़े पैसों में देखा है, तो लोगों ने मुझे सवाल पूछने शुरू किए कि आपको वीज़ा कैसे लगे, बैंक के लोगों ने कि आपको छुट्टी कैसे मिली, साफियों ने कहा आप तो बैंक में काम करते हैं तो आपने किताब कैसे लिखी। तो तमाम सवालों का जवाब देने के लिए मैंने किताब लिखी ट्रैवल गाइड जहांगीर। इसमें लिखा कि दुनिया के काबिलियती ममालिक कौन सी हैं, काबिलियती जगह कौन सी हैं, एवरेज टेम्परेचर कितने हैं, उसूल टोटल आपने कितनी किताबें लिखी हैं? मेरी 21 किताबें आ चुकी हैं। तो ये किताब बड़ी पॉपुलर है, इसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अवार्ड कौन सी मिला। वाली? जहांगीर जहांगीर। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अवार्ड मिला, 30,000 के 30 तक भी नाम मिले। तो आखिर में हमें भी ये बता दें, ये वीज़ा वगैरह किस तरह, आपके पास गोल्डन वीज़ा है जो आप हर मुल्क में जा रहे हैं, बहुत हाँ, इजीली ये जा रहे हैं, मैं क्योंकि बड़ी- लोगों को तो बहुत मुश्किलात होती हैं। बाय एयर जाते हैं तब भी उन्हें बहुत मुश्किलात होती है। आप बाय एयर इंग्लैंड का सफ़र कर रहे हैं बहुत सारे, तो किस तरह आप करते रहे हैं? हाँ, ये है ना, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा। इसमें दो चीज़ें मैं बात बताना चाहता हूँ। हमारे जो मुल्क है ना पाकिस्तान, ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है। हमारा नेशनल इनकम कम है, हमारा पर कैपिटल इनकम कम है, यानी कि ज़ाती तौर पर जो लोगों की कम है। जो है डेवलप कंट्री जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो ये डेवलप कंट्रीज है। उनकी पर कैपिटल इनकम भी ज़्यादा है हर बंदे की, उनकी नेशनल इनकम भी ज़्यादा है। वो ये समझते हैं कि कोई शख्स जब पाकिस्तान से या किसी भी दूसरी थर्ड वर्ल्ड से जाएगा, दूसरे डेवलप कंट्री में जाएगा, अंडर डेवलपिंग से डेवलप, तो हमारा वहाँ पे वो स्टे करेगा और गैर कानूनी वहाँ पे सफ़र करेगा। तो इसलिए वो एक हार्ड एंड फास्ट उनके रूल्स होते हैं। वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, डॉक्यूमेंट्स हासिल करते हैं, बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, इनविटेशन लेते हैं, होटल की बुकिंग लेते हैं, फिर वो पूछते हैं कि आपके वसाइल कितने हैं, अब क्या काम करते हैं। अगर एक आदमी टीचर है, अभी नया नया ज्वाइन किया, अभी शादी भी नहीं हुई, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक बंदा जो कि टीचर है और या मैनेजर है, जिसकी 20-22 साल सर्विस है, वो वेल टू डू है, तो उसको जो बंदा सीनियर है उसको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। इस तरह जो साफ़ी हैं, जो शायर हैं, जो दीब हैं, जो उनके इन्विटेशन मिलते हैं, उनको भी वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इमिग्रेशन ऑफिसर है या वीज़ा ऑफिसर है, उनसे सवाल पूछें, अगर आप उसको सेटिस्फाई करते हैं तो वो वीज़ा मिल जाएगा, अगर नहीं सेटिस्फाई करते तो फिर नहीं मिलेगा। नंबर 1। नंबर 2 में ये बड़े कम लोगों को पता है कि जब हमारे पास डेस्टिनेशन का वीज़ा हो, ऐसी जगह जहाँ हमने जाना है, तो वो वीज़ा लग जाए एक दफ़ा, तो ट्रांजिट वीज़े लेने आसान है और उनकी फ़ीस भी कम होती है। मिसाल के तौर पर जब मैंने इंग्लैंड का वीज़ा से लिया तो मैंने 20 पाउंड दिए, और जब मैंने ट्रांजिट वीज़े लिए जो ईरान का, तुर्की का, बुल्गारिया का, तो फिर मुझे 20 पाउंड बार बार नहीं देने पड़े, मुझे 2 पाउंड में वो वीज़ा मिल जाता था, यानी कि वीज़ा फ़ीस भी कम है। तो फिर वीज़ा और ट्रांजिट वीज़े आसानी से मिल जाते हैं। वो होते हैं 48 घंटे से 72 घंटे तक, तो वो देने के 3 दिन से लेकर ना, ये तो तकरीबन यानी 5 दिन तक होता है। ये मुख्तलिफ एम्बेसी की मुख्तलिफ पॉलिसी है, वो वीज़ा लेने बड़े आसान है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं जिन लोगों को सफ़र का शौक़ है, वो बैरून मुल्क, अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन्होंने उन्हें काफ़ी किताबें भी लिखी हुई हैं सफ़रनामे पर, और जितनी सफ़र में मुश्किलात आती हैं, जो सफ़र में मसाइल हैं, वो सब इन्होंने अपनी किताब में लिखे हैं। और जो शख्स सफ़र करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि इनकी किताब जो है पहले पढ़ लें। इसी के साथ उर्दू 5 से अपने होस्ट राबिया अली को इजाज़त दीजिएगा। हमारे चैनल उर्दू 5 को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।